700 को रखना है। भारत की धरती में जन्मे सभी संतों गुरुओं को सादर नमन करते हुए, जिसमें सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी, संत माता कर्मा जी, संत कबीर साहेब, संत रविदास साहेब, गुलाम भारत में अपने बेटे को राजा बनाने वाले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, शिक्षा के जोत जलाने वाले ज्योतिबा फुले पटेल साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी कुर्मी महाराज, बिरसा मुंडा जी, संत गाडगे बाबा, भारतीय संविधान के रचयिता, हम सब के मसीहा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले हम सब के मसीहा मान्यवर श्री काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस 15वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पधारे आप सभी को सादर जय भीम, जिसमें हमारे मार्गदर्शक सम्मानी दाऊराम रत्नाकर साहब, सम्मानी रामेश्वर खरे साहब, सम्मानी रामजी विश्वकर्मा साहब, सम्मानी कर्स साहब और हमारे B1 के संभाग के पूर्व संयोजक सम्मानी J.R. बौद्ध जी, मन्नू कुर्रे जी, मनीराम बंजारे जी, भूपेन जी, देव भारद्वाज जी और सभी साथीगण, आप सभी को सादर जय भीम। साथ ही महिला नेत्री के रूप में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली सम्मानी अमृता मिलन जी, ज्ञान बौद्ध जी, बसंत नारंग जी, विनीता कुर्रे जी, विमला सोनवानी जी, विमला आगरे जी, आप सभी को सादर जय भीम। साथियों, आज हम लोग मान्यवर काशीराम साहब के 15वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मतलब किनके परिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित हुए हैं? उनके परिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित हुए हैं जो हमारे समाज के दुखों को दूर करने के लिए स्वयं दुख और तकलीफों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। लेकिन क्या मान्यवर काशीराम साहब के उस दुखों को और तकलीफों को हम और आप समझ पाए? मान्यवर काशीराम साहब किस बात को समझे? हमारे आदरणीय लोग बता रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक किताब को पढ़े। मान्यवर साहब उस किताब को एक रात में 3 बार पढ़े या एक रात में 7 बार पढ़े। आप कल्पना कर सकते हैं, एक वैज्ञानिक इस देश में क्लास 1 का अधिकारी एक किताब को 3 बार पढ़ने के बाद या 7 बार पढ़ने के बाद उनको समझ आया, लेकिन उनके आंदोलन के बाद आप और हम शायद उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ के छोड़ देते हैं। क्या एक वैज्ञानिक की जो सोच है, जो समझ है, आप और हम में है? यदि आप और हम में वो सोच और समझ रहती तो मान्यवर काशीराम साहब की तरह 3 बार या 7 बार पढ़ के इस समाज के सिस्टम को आप और हम समझ गए रहते। लेकिन साथियों, हमारा और आपका जो सोचने समझने का शक्ति मान्यवर काशीराम साहब की तरह नहीं है, इसलिए आज तक इस बहुजन मूवमेंट को आप और हम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए। मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग लिखा। क्यों लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर के उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने क्या पाया जिसके कारण उन्होंने चमचा युग लिखा? मान्यवर साहब चमचा युग लिखते हैं तो उसमें लिखा है उन्होंने कि यदि हम किसी एक व्यक्ति को चमचा कहेंगे तो वह व्यक्ति नाराज हो जाएगा, हमसे चिढ़ जाएगा, तो क्यों ना हम इस युग को चमचा युग कहें जिसके कारण हम बहुत सारे लोगों को चमचा बोल सकते हैं। इसलिए उन्होंने चमचा युग नामक किताब लिखा। हम चमचा किसको बोलेंगे? मान्यवर साहब ने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से पूना पैक्ट का अधिकार किया था और बोला था कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मान्यवर काशीराम साहब जब पूना पैक्ट को पढ़ते हैं और अपने उस चमचा युग में लिखते हैं तो उन्होंने एनालिसिस करके यह सिद्ध किया कि 1951 और 52 के चुनाव से लेके 1980 तक इस देश में 7 बार सरकार बना, 7 बार लोकसभा का चुनाव हुआ और इन 7 बार के लोकसभा के चुनाव में एक बार भी कांग्रेस या गैर कांग्रेसी की सरकार नहीं बनी।
ये 7 बार के लोकसभा के चुनाव में एससी और एसटी लोगों की सरकार बनी, लेकिन उस सरकार में किन लोग बैठे? उस सरकार में गैर एससी एसटी लोग बैठे। एससी एसटी की सरकार बनी, उस सरकार को गैर एससी एसटी के लोग चलाए। हमारे एससी एसटी के लोग जो जीत के गए उनको पता ही नहीं चला कि हमारी सरकार बनी है। इस बात को माननीय काशीराम साहब ने इंगित किया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस देश में 1984 में जो चुनाव हुआ उसमें सबसे ज्यादा 414 सीट कांग्रेस इस देश में जीतने में कामयाब हुआ। 414 सीट जीतने के बाद पहली बार इस देश में बिना एससी एसटी की सरकार कांग्रेसियों की बनी। क्या हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को आज तक एनालिसिस कर पाया? 1951-52 से लेकर 2019 तक के 17 लोकसभा चुनाव में मात्र 1 बार कांग्रेसियों की सरकार बनी और 16 बार एससी एसटी की सरकार बनी। और 1990 मंडल कमीशन लागू होने के बाद 1990 के बाद एससी एसटी और ओबीसी की सरकार इस देश में बन रही है, लेकिन चमचा युग के कारण एससी एसटी ओबीसी को आज तक समझ नहीं आया कि हमारी इस देश में सरकार बन रही है। माननीय काशीराम साहब ने इस बात को आपको समझाने का काम किया, लेकिन हमारा समाज पढ़ता नहीं है। जाति भेद का उच्छेद पढ़ता नहीं है, चमचा युग पढ़ता नहीं है। माननीय काशीराम साहब ने चमचा युग में लिखा, उन्होंने क्या लिखा? चमचों के लिए हथियार, चमचों के लिए एजेंट, चमचों के लिए पिट्ठू और चमचों के लिए चमचा, 4 शब्द का उपयोग किया। ये 4 किन लोग हैं? उसी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है। माननीय काशीराम साहब लिखते हैं कि चमचे लोग समझने वाले नहीं हैं और समाज को नुकसान करने में लगे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब समाज में विपरीत परिस्थिति हो तो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग को नेतृत्व करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे समाज में, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हो, उस समाज को कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? क्या ये बुद्धिजीवी वर्ग समाज का नेतृत्व कर रहा है क्या? क्या इनको समझ आ रहा है हमारे बुद्धिजीवी को कि मैं बुद्धिजीवी हूं और समाज की परिस्थिति विपरीत है, इसलिए मुझे समाज का नेतृत्व करना चाहिए? क्या हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास इस बात को समझ पाया? क्या आप कर्मचारी अधिकारी लिखे पढ़े लोग होंगे इस बात को आज तक एहसास कर पाए कि मेरे समाज विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए मेरे को नेतृत्व करना चाहिए? शायद हम लोग नहीं समझ पाए, और जितने लोग समझ पाए उन लोग जब समाज में काम करने जाते हैं तो समाज के लोग बोलते हैं ये तेरा नहीं चलेगा, तुम शहर में रहते हो, तुम्हारा नहीं सुनेंगे। ये क्यों बोलता है वो? क्योंकि जो समाज है वो आज तक समझ नहीं पाया कि समाज में विपरीत परिस्थिति है, इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग नेतृत्व करना चाहता है, उसको भी पता नहीं है। तो दोनों पक्ष को हम समझ नहीं पाए और समझा नहीं पाए, इसलिए इन तमाम बातों को मान्यवर काशीराम साहब ने समझा कि समाज में विपरीत परिस्थिति है, इसलिए मुझे समाज का नेतृत्व करना चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब इस बात को समझे कि समाज का नेतृत्व मैं करूंगा और मेरे साथ साथ और भी लोग तैयार इस समाज का नेतृत्व करेंगे, इसलिए मान्यवर साहब ने B1 के रूप में, बामसेफ के रूप में कर्मचारी और अधिकारियों को तैयार करने का काम किया। उन्होंने क्यों ऐसा किया? मेरे से ऐसा नहीं हो पा रहा इसलिए आप सब करो। उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर भी ऐसे ही बोले थे कि मेरे अकेले से नहीं होने वाला है, इसलिए उन्होंने भारत के संविधान में आपको और हमको अधिकार देके सदन के अंदर पहुंचाने का काम किया कि आप लोग सब सदन के अंदर पहुंचो और हक और अधिकार को निकाल के समाज के सामने लेके आओ। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आपको और हमको सदन में भेजा, लेकिन क्या हम इस बात को समझ पाए? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पहले इस छत्तीसगढ़ की धरती में बाबा गुरु घासीदास जी ने बोला था कि नवा जागरण, नवा बिहान और सबो बनो सियान। मेरे अकेले से कुछ नहीं हो रहा है। जब अपने द्वितीय बेटे बालक दास जी को इस छत्तीसगढ़ में राजा बनाना था, गुलाम भारत में राजा बनाना चाहते थे, तब उनको लगा कि मेरे अकेले से नहीं होने वाला है। तब उन्होंने समाज को
दिया कि नवा जागरण, नवा बिहान और सबो बनो सियान। क्या आपको और हमको आज सियान बनने की जरूरत नहीं है? क्या हमको और आपको समाज का नेतृत्व नहीं करना चाहिए? तो साथ क्यों विपरीत परिस्थिति जब समाज में हो तो बुद्धिजीवी वर्ग को समाज का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन हमारे लोग चाहते तो हैं समाज का नेतृत्व करें, समाज के दुखों को, दर्दों को दूर करें, लेकिन हमारे लोग उस चाहत में राहत भी चाहते हैं। आप चाहते तो हैं लेकिन राहत भी चाहते हैं। इतना धूप है, गर्मी है, उमस है, तो साथियों इसलिए यहाँ बैठना भी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहता बुद्धिजीवी वर्ग? क्योंकि आपको राहत चाहिए। मान्यवर साहब ने कहा है कि पसीने से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने पसीने से नहाया, माननीय काशीराम साहब ने पसीने से नहाया, इसलिए इतिहास को बदलने का काम किया। आप पानी से नहाते हैं इसलिए लिबास बदलने का काम करते हैं। हमको किसमें नहाना चाहिए? हमको पसीने से नहाना चाहिए, तभी हम समाज का इतिहास बदल पाएंगे, वरना रोज लिबास बदलते रहेंगे। हमारे इन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के आदर्शों को लेकर हमें आगे जाना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि मुझे विश्वास दिलाओ, मुझे विश्वास दिलाओ अपनी शक्ति का, अपनी एकता का, अपने अधिकारों को लेने के लिए उठ खड़ा होने के अपने दृढ़ संकल्प का मुझे विश्वास दिलाओ। क्या हम अपने अधिकारों को लेने के दृढ़ संकल्प का विश्वास दिला पाए? बाबा साहब अंबेडकर हमसे क्या चाहते हैं? आपसे वो सिर्फ और सिर्फ हमारा और आपका विश्वास चाहते हैं। और किस लिए? आपके स्वयं के हक और अधिकार को लेने के लिए ही विश्वास दिलाओ। लेकिन हम अपने हक और अधिकार को लेने के लिए विश्वास आज तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिला पाए। मुझे बहुत खुशी है छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमारे तमाम बुद्धिजीवी लोग, कर्मचारी, अधिकारी लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद कि जितने लोग इस छत्तीसगढ़ में संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन लगाने में लगे हैं, जिसके बदौलत आज यहाँ पर हम और आप इकट्ठा हुए। माननीय काशीराम साहब ने क्या कहा था? मैं अकेला ही चला था, लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। लोग जुटते गए, कारवां यहाँ पर बनता गया। आप उस कारवे के हिस्सा हैं, उस आंदोलन के आप हिस्से हैं। इस तरीके से माननीय काशीराम साहब ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा बुद्धिजीवी वर्ग क्या बोलता है? जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए निकलता है तो बोलता है ये खुद अकेले जाता है, ये मेरे को लेके नहीं जाता है, ये मेरे चोरी छुपे चले जाता है, ऐसा हमारा साथी बोलता है। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब के उसी बात को मंच में खड़ा होकर नारा लगाते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब बोले थे कि मैं अकेला ही चला था, लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, आपको अकेले ही निकलना पड़ेगा। आप अकेले निकले हैं, आप सब अकेले अपने अपने जगह निकले हैं, इसलिए कारवां छत्तीसगढ़ में बनता चला गया। और 10 अक्टूबर को यहाँ 1000 की संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं। हमें संकल्प आज इस बात का लेना है कि कल भी हमको अकेले निकलना है, कल भी हम अपने घर बार को छोड़ के जाएंगे। और आने वाला 10 अक्टूबर 2022 को हम 1000 नहीं, यहाँ 5000 लोग इकट्ठा होने का काम करेंगे। ये भी आपको संकल्प लेके यहाँ पर से जाना है। यदि 5000 लोग इकट्ठा हो गए अगले साल, यकीन मानिए, स्लोगन है, आप यकीन मानिए, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष अभी जारी है। 2023 में आपके हाथ में इस छत्तीसगढ़ का शासन सत्ता आने से कोई रोक नहीं सकता। संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारधारा को आप छत्तीसगढ़ में बुद्धिजीवी लोग मिलके कामयाब बना सकते हैं। माननीय काशीराम साहब ने एक बात और कहा कि यदि आप संगठन के पदाधिकारी हैं, यदि आप B1 के पदाधिकारी हैं, बुद्धिजीवी क्लास हैं, कर्मचारी और अधिकारी हैं, यदि आप विधानसभा लोकसभा के सदस्य हैं,
तो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? यदि आप कर्मचारी और अधिकारी हैं तो समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण कर्मचारी और अधिकारी के नजरिए से होना चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब की तरह आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि समाज में क्या कमी है, क्या खामी है, उसको मैं कैसे दूर करूं। ये कर्मचारी और अधिकारी का दृष्टिकोण होना चाहिए। क्या हमारा कर्मचारी और अधिकारी का दृष्टिकोण ऐसा हो पाया है? क्या हम लोग ऐसा मान्यवर साहब की तरह, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह सोच पाए? तो हमारा दृष्टिकोण किधर है? तो हमारा दृष्टिकोण जीरो है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा, मान्यवर साहब ने कहा कि यदि संगठन के पदाधिकारी हैं तो संगठन के पदाधिकारी के हिसाब से आपका दृष्टिकोण समाज के प्रति कैसा होना चाहिए? तो संगठन के पदाधिकारी का दृष्टिकोण, समाज को मैं कैसे इकट्ठा करूं, यह दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। और विधानसभा और लोकसभा के यदि आप सदस्य हैं तो सदन के अंदर आपका दृष्टिकोण, जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करके पहुंचे हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। ये मान्यवर काशीराम साहब ने तीनों के दृष्टिकोण को अलग करने का काम किया है। क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं? एक कर्मचारी गांव का किसान के बारे में सोचता है, एक गांव का किसान कर्मचारी के बारे में सोचता है, एक संगठन का पदाधिकारी कर्मचारी के बारे में सोचता है, विधानसभा और लोकसभा का पदाधिकारी सदस्य, निर्वाचित सदस्य कर्मचारी के बारे में सोचता है। मतलब सब घालमेल है। हमको समझ ही नहीं आता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। हम जिस स्तर में हैं, जिस पद में हैं, जिस पोजीशन में हैं, इस पोजीशन का दृष्टिकोण हमको समाज के सामने रखना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में अपना दृष्टिकोण बदला है। जब संगठन में काम करते थे तो संगठन के हिसाब से दृष्टिकोण रखते थे। जब कर्मचारी के हिसाब से काम कर रहे हैं तो कर्मचारी के हिसाब से हम अपना दृष्टिकोण लगा रहे हैं। और जब कर्मचारी के आधार पर दृष्टिकोण लगाए हैं तो उसी का नतीजा है कि इस छत्तीसगढ़ में बाबा साहब अम्बेडकर के देने से, उनके रिप्रेजेंटेशन से जितने लोग लिखे पढ़े हैं और नौकरी में आए हैं, वो आप सब यहाँ पर उपस्थित होने का काम किए हैं। मतलब हमारा और आपका दृष्टिकोण बहुत सही जा रहा है। हमें अपने दृष्टिकोण पे पूरा भरोसा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इलेक्शन ऑफ कास्ट में एक बात और बोला है। हमारे विश्वकर्मा साहब बहुत स्टडी करते हैं। विश्वकर्मा साहब बोलते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें लिखा है 3 बात: ऑनेस्टी, दूसरा इंडिपेंडेंट और तीसरा डिसइंटरेस्टेड। मान्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है जाति भेद के उच्छेद, एनिलेशन ऑफ कास्ट के पाठ नंबर 21 पेज नंबर 51 में पैरा नंबर 2, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंट और डिसइंटरेस्टेड। हम लोग किसी को भी ईमानदार बोल देते हैं। हम सब बोल देते हैं कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ईमानदारी का बात नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऑनेस्टी का बात किए हैं, प्रामाणिकता का बात किए हैं। जब आप महंगा टीवी लेते हैं, महंगा मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो डब्बा को खोलेंगे तो ओके टेस्टेड का सील लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कभी आप सोचे हैं कि ओके टेस्टेड का सील क्यों लगा रहता है? ईमानदार का सील क्यों नहीं लगा रहता? उसमें ईमानदार का सील लगा रहना चाहिए, लेकिन ईमानदार का सील नहीं लग के ओके टेस्टेड सर्टिफाइड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था प्रामाणिकता। यदि एक आदमी को 1 करोड़ दे देता है और उसको बोलता है कि जा इस आदमी को तू रे बोल के आना, यह व्यक्ति 1 करोड़ लेता है, जाके सामने वाले व्यक्ति को रे बोल के आ जाता है। यह रे बोलने वाला व्यक्ति 1 करोड़ देने वाले के लिए ईमानदार हो जाता है। ये बोलता है कि मैं पैसा दिया, बहुत ईमानदारी के साथ जाके इसको रे बोल के आया, ये बहुत ईमानदार है, ये रे हो गया और वही ईमानदार है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं चाहे इसको कोई करोड़ों अरबों दे,
लेकिन उस करोड़ों अरबों के ठुकराए और बोले कि मैं क्यों इस व्यक्ति को रेप लूं, तब यह व्यक्ति प्रमाणित है, तब यह व्यक्ति प्रमाणित है, वरना यह व्यक्ति ईमानदार है और आप और हम सब भी ईमानदार हैं। वो सुपारी लेके मर्डर करता है वो भी ईमानदार है और आप और हम भी ईमानदार हैं, मतलब हमारी और उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन आपको हमको सर्टिफाइड होना है, प्रामाणिकता सिद्ध करनी है। उसी बात को मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है, थॉट स्पीच और एक्शन। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बोलिए और जैसा बोलते हैं वैसा आप करिए। ये मान्यवर काशीराम साहब ने उसी को थॉट स्पीच एक्शन बोला है। लेकिन हमारे लोग थॉट स्पीच एक्शन को आज तक समझ नहीं पाए, इंडिपेंडेंट डिसइंटरेस्टेड को नहीं समझ पाए। दूसरा शब्द उन्होंने इंडिपेंडेंट बोला, निर्दलीय, स्वतंत्र, ना मैं इसके पक्ष में बोलूंगा ना मैं इसके पक्ष में बोलूंगा, जो सही है मैं वो बोलूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा निर्दलीय व्यक्ति चाहते थे। तीसरा वो बोलते थे डिसइंटरेस्टेड, निस्वार्थ भाव, बिना स्वार्थ के करने वाला व्यक्ति समाज में तैयार होना चाहिए, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने डिसइंटरेस्टेड बोला है। क्या आप लोग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े हैं? क्या आप लोग जाति भेद का उच्छेद पढ़े हैं? और यदि पढ़े हैं तो क्या इस बात को आप लोग पढ़े हैं? यदि नहीं पढ़े हैं और पढ़े भी हैं तो क्यों समझ नहीं आया? इसलिए समझ नहीं आया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की तरह इंटेलिजेंट नहीं हैं। उनके लिखे हुए एक एक बात को समझने में हम अभी सक्षम नहीं हैं, इसलिए हम अपने महापुरुषों के बात को, किए गए संघर्ष को समझने में नाकामयाब हैं। साथियों, आप सबसे आज के इस अवसर पर मैं अपील करता हूं, संघर्ष और संकल्प को हमारे जे और बहुत जी बता दिए हैं। आगे आपसे मैं अपील करता हूं कि इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आप तन मन और धन से सहयोग करें। आने वाले समय में हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए इस प्रदेश को सुरक्षित करना चाहते हैं। आपके हाथ में इस प्रदेश का राजपाट देना चाहते हैं। यह कहते हुए और संकल्प लेते हुए कि मैं भी इस मूवमेंट को जीवन भर आगे बढ़ाते रहूंगा। आप सभी को जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। और एक मेरा साथी है बहुजन मूवमेंट का, अभी भंडारा में रहते हैं, पांबड़ मोटघरे जी। पांबड़ मोटघरे जी ने कहा है कि मेरे पास ये मोबाइल है और मिशन में कोई साथी काम करते होंगे बहुत बढ़िया, और जिनके पास मोबाइल नहीं होगा, परेशानी होगी, तो इस मोबाइल को उनको समर्पित कर दीजिएगा। मेरे साथ में कोरबा से साथी हैं जो पामगढ़ में वर्तमान में रहते हैं, रविशंकर पाटले जी। मैं उनको ये मोबाइल भेंट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस मोबाइल के माध्यम से मूवमेंट को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने में वो अपनी सहयोग प्रदान करेंगे। तो रविशंकर